18 जनवरी 2025 एक औरत हांफते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और रोते रोते पुलिस को रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरी बेटी माधवी लापता है। वह पुलिस को बताती है कि 16 जनवरी को उसने माधवी को कॉल किया था, लेकिन माधवी ने फोन नहीं उठाया तो उसे लगा कि शायद वह संक्रांति के त्योहार के कारण व्यस्त होगी, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब रात में भी माधवी ने फोन नहीं उठाया तो उसे थोड़ी सी चिंता हुई और उसने अपने दामाद गुरुमूर्ति को फोन किया, लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। तो उसने अपने मन को समझाते हुए सोचा कि शायद दोनों दिन भर के कामकाज के बाद थककर सो गए होंगे। अगले दिन सुबह जब उसने फिर से माधवी को कॉल किया तो इस बार भी माधवी ने फोन नहीं उठाया, तो चिंता से वह बेचैन हो गई कि तभी उसके दामाद गुरुमूर्ति ने उसे कॉल किया और बताया कि उसकी माधवी से थोड़ी बहुत नोक झोंक हो गई थी, तो माधवी कल सुबह ही घर छोड़कर चली गई है। तो क्या माधवी अपने मायके आई है? यह सुनते ही उस औरत के होश उड़ गए और वह और उसके पति यानी माधवी के पिता अपने घर नंदयाल से 300 किलोमीटर दूर जिले लागुरा, जो कि माधवी का ससुराल है, वहां आकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा रहे हैं। वह कंप्लेन लिखवा ही रही थी कि इतने में उसका दामाद गुरुमूर्ति भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। और क्योंकि माधवी को आखिरी बार गुरुमूर्ति नहीं देखा था, पुलिस उनसे पूछताछ करने लगती है। गुरुमूर्ति बताता है कि 16 जनवरी की सुबह 8 बजे से ही माधवी बार बार अपने मायके जाने की जोर देती रही, लेकिन उसने कहा कि संक्रांति का उत्सव परिवार के साथ मनाया जाना चाहिए, खासकर क्योंकि उसके बच्चे भी उत्सव की वजह से अपनी बुआ के घर रुके हुए थे। इसी सोच में गुरुमूर्ति ने उसे मायके जाने से रोक दिया, लेकिन माधवी को यह बात अच्छी नहीं लगी और गुस्से में झगड़ा करके वह घर छोड़कर चली गई। माधवी के नाराज होकर घर से निकल जाने से गुरुमूर्ति का गुस्सा और बढ़ गया, पर उसने माधवी को रोकने की कोशिश नहीं की। घंटों बाद भी माधवी वापस न आने पर देर रात गुरुमूर्ति अपने बच्चों को बहन के घर से लेने निकल पड़ा। जब बच्चे घर पहुंचकर अपनी मां के बारे में पूछने लगे तो गुरुमूर्ति ने झूठ बोलकर कहा कि मां अपने दोस्त के घर चली गई हैं ताकि बच्चों को फालतू की चिंता न हो। उसे लगा कि जहां भी वह चली जाए, लेकिन बच्चों की चिंता के कारण आखिर में वह घर लौट ही आएंगी, इसलिए उसने आगे कोई जांच पड़ताल नहीं की। लेकिन अगले दिन सुबह माधवी को कॉल करने पर उसका फोन न मिलने पर उसे लगा कि शायद माधवी गुस्से में अपना फोन बंद कर चुकी होंगी। लेकिन जब फोन काफी देर तक बंद रहा तब उसने उसकी मां को फोन किया। गुरुमूर्ति और माधवी के माता पिता के बयानों से पुलिस को मामला एक मिसिंग केस का ही लगा। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। शुरुआत में तो यह एक साधारण घरेलू झगड़ा सा लग रहा था, पर पुलिस के सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो गए। क्या माधवी वास्तव में गुस्से में घर छोड़ गई थी, या यह कहानी जितनी दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा जटिल थी? पुलिस ने पहले गुरुमूर्ति के आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। वहां से पता चला कि किसी ने भी माधवी को देखा ही नहीं था, क्योंकि संक्रांति के कारण कई लोग अपने गांव चले गए थे और मोहल्ले में मौजूद लोगों को गुरुमूर्ति के परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। 5 साल से यहां रहने के बावजूद गुरुमूर्ति के परिवार ने किसी से खास बातचीत नहीं की थी और उनके बच्चे मोहल्ले के बच्चों से भी ज्यादा नहीं खेला करते थे। इस तरह का व्यवहार पुलिस को थोड़ा अजीब लगा और तभी अचानक एक नए किरदार की एंट्री ने केस का रुख 360 डिग्री बदल कर रख दिया। माधवी के मामा, जिन्होंने पुलिस स्टेशन में आकर बताया कि उनकी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी, उन्होंने कहा कि गुरुमूर्ति ने ही उसे मार डाला है और यह बात उन्हें गुरुमूर्ति ने खुद कही थी। आमतौर पर ऐसे मामलों में पहला शक हमेशा पति पर ही जाता है। पुलिस ने इस पर गहराई से जांच करने के लिए जिले लागुड़ा में चल रही जांच को तेज कर दिया। पुलिस की नजर गुरुमूर्ति के घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। जांच में पता चला कि 15 जनवरी की रात 10:41 पर गुरुमूर्ति और माधवी दोनों साथ में घर लौटते दिख रहे हैं। लेकिन उस रात के बाद किसी भी सीसीटीवी फुटेज में माधवी को बाहर निकलते नहीं देखा गया। मतलब वह घर के अंदर तो गई थी, लेकिन बाहर कभी नहीं आई। इससे पुलिस को शक हुआ कि शायद घर के अंदर ही कुछ गड़बड़ हुई है। इसलिए सवालों के जवाब के लिए पुलिस गुरुमूर्ति को बुलाकर पूछताछ शुरू कर देती है। शुरुआत में गुरुमूर्ति बार बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज दिखाने पर वह टूट पड़े और सच बोलने लगे। उनका बयान न केवल एक कबूलनामा था, बल्कि एक ऐसी हैवानियत भरी दास्तां भी थी जो दिखाती है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। गुरुमूर्ति बताता है कि 16 जनवरी की सुबह 8 बजे से माधवी अपने घर जाने की जिद करने लगी थी, पर गुरुमूर्ति ने साफ कह दिया कि वह अपने घर नहीं जाएगी। इसी बात पर दोनों के बीच बहस छिड़ गई।
जैसे जैसे बहस बढ़ी, माधवी ने गुस्से में अपना मंगलसूत्र उतारते हुए गुरुमूर्ति पर वार कर दिया। पहले से ही गुस्से से भरे गुरुमूर्ति का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी पत्नी की गर्दन कसकर पकड़ ली और इतनी जोर से दीवार से टकराया कि माधवी तुरंत बेहोश हो गई। उन्होंने माधवी की उखड़ती सांसों के बीच उसका गला दबाते रहे जब तक उन्हें यकीन न हो गया कि वह मर चुकी हैं। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद गुरुमूर्ति को डर लगने लगा कि कहीं उनके बच्चों को इस बात का पता न चल जाए, क्योंकि उस वक्त वे अपनी बुआ के घर थे। इसलिए उन्होंने किसी भी तरह से माधवी की लाश को छुपाने की योजना बनाई ताकि बिना मृत शरीर के जुर्म साबित करना लगभग असंभव हो जाए। वह सोच रहे थे कि कैसे बचें, तभी उन्हें एक मलयालम फिल्म का सीन याद आया था जिसमें एक भाई अपनी बहन को मारने के बाद केमिकल का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी को पूरी तरह से घुला देता है और फिर उसे टॉयलेट में फ्लश कर देता है। गुरुमूर्ति को उस सीन से एक तरकीब सूझ गई, पर उनके पास वो केमिकल नहीं था जिससे लाश को गलाया जा सके। इंटरनेट पर खोज करते करते गुरुमूर्ति ने आखिरकार उपाय ढूंढ निकाला। वह माधवी की लाश को बाथरूम में लेकर जाते हैं, कपड़े उतारते हैं और किचन की छुरी से उसकी बॉडी को 4 हिस्सों में काट देते हैं। फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। कुछ टुकड़ों को वाटर हीटर पर उबालते हैं तो कुछ को सीधे स्टोव पर रोस्ट करते हैं। गुरुमूर्ति के अंदर का इंसान तो कहीं खो चुका था, क्योंकि इतने वर्षों की जिंदगी साथ बिताने के बाद उनकी पत्नी के साथ ऐसा सलूक कोई भी कर सकता था, यह समझना मुश्किल था। जैसे जैसे शरीर के टुकड़ों को काटते काटते घर में बदबू फैलने लगी, गुरुमूर्ति को मजबूर होकर किचन की खिड़की खोलनी पड़ी। पर खिड़की खुलते ही बदबू आसपास के घरों तक फैल गई। पड़ोसियों ने बाहर आकर देखा कि गुरुमूर्ति के घर से धुएं के साथ अजीब सी स्मेल आ रही है। जब पड़ोसियों ने सवाल किए तो गुरुमूर्ति ने कहा कि वह तलखा मटन करी बना रहे हैं और यह खुशबू बकरे के सिर को पकाने जैसी लग रही है। पड़ोसियों ने शक नहीं किया और वापस अपने घर चले गए। इसी बहाने से गुरुमूर्ति बच निकलते हैं। फिर अंदर जाकर किचन में लौटते हैं और बॉडी पार्ट्स को पकाने लगते हैं। उबालने से मांस आसानी से हड्डियों से अलग हो जाता है, जिन्हें वह मूसल से पीसकर पाउडर बना लेते हैं। वहीं फ्लैश को टॉयलेट में फ्लश करने के बाद हड्डियों के चूरे को खाली पेट वाली बकेट में डालकर घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक झील में फेंक देता है। बॉडी को पूरी तरह से डिस्पोज करने के बाद गुरुमूर्ति वापस घर लौटते हैं और डिटर्जेंट ऑफ फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं ताकि खून के सभी निशान मिट जाएं। बदबू हटाने के लिए हर जगह रूम फ्रेशनर स्प्रे कर देते हैं। इतना सब करने के बाद वह किसी भी गलती से बचने के लिए घर के हर कोने की जांच करते हैं। अंत में जिस बेडरूम में उन्होंने लाश काटी थी उसे लॉक कर देते हैं। माधवी का नामोनिशा मिटाने के बाद देर रात वह अपनी बहन के घर जाते हैं और अपने बच्चों को घर वापस ले आते हैं। यह पूरा हादसा गुरुमूर्ति ने बिना किसी पछतावे या गिल्ट के पुलिस के सामने कबूल कर लिया था। जब पुलिस ने उनके बच्चों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जब उनके पिता उन्हें घर ले आए थे तो घर में अजीब स्मेल आ रही थी और साथ ही उनकी मां का कोई पता नहीं था। बच्चों को यह बात समझ में नहीं आई कि उनकी मां को मारने वाला तो उनका ही पिता था। इसलिए जब वे गुरुमूर्ति से पूछते हैं कि मां कहाँ हैं, तो वह झूठ बोलकर कहते हैं कि मां अपने दोस्त के घर चली गई हैं। बच्चों से पूछताछ के बाद पुलिस ने बच्चों और माधवी की मां के डीएनए सैंपल भी कलेक्ट कर लिए ताकि क्राइम सीन पर मिले ब्लड सैंपल्स से मैच किया जा सके। मेरे हिसाब से उस दिन गुरुमूर्ति ने एक नहीं बल्कि 2 मर्डर किए थे, एक अपनी बीवी का और दूसरा उनके छोटे बच्चों की मां का। पाप गुरुमूर्ति ने किया, लेकिन सजा उसके साथ साथ उसके बच्चों को भी मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको मेरी यह पेशकश पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का एक अटूट हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।